Hello everyone, welcome to my channel Study Shastra. Today in this video, I'll be talking about how to score 95 plus or 100 in any subject with some tips and tricks. So before starting the video, let me tell you something about me. I come from humanities background and currently preparing for civil services. So जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको जो भी स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ या फिर जो सब्जेक्ट टीच करने वाली हूँ उनकी मुझे इन डेप्थ नॉलेज भी रहेगी, प्लस जो स्ट्रैटेजीज या ट्रिक्स और टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ वो टाइम टेस्टेड भी हैं। ओके, वो मेरे लिए भी काम करी है, मेरे फ्रेंड्स के लिए भी काम करी है, तो आई होप आपके लिए भी वो हेल्पफुल होंगी। तो आपको मेरी क्रेडिबिलिटी पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं ये चीज़ तो झूठ नहीं बोलूँगी कि यही स्ट्रैटेजीज़ के साथ या ये टिप्स के साथ मैंने हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया है, चाहे वो 10th के बोर्ड्स हो, 12th क्लास में मैंने टॉप किया था, मेरे ग्रेजुएशन में मैंने कॉलेज टॉप किया था और मेरे मास्टर्स में आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर इन माई सब्जेक्ट। ओके, तो इसी से आपको पता चल सकता है कि जो भी मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या फर्स्ट पॉइंट, व्हाई आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी इज एवरीथिंग। ठीक है, क्यों सब लोग, क्या होता है यूजुअली कि हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, राइट, कितना रिवाइज करना है। ओके, ये सब चीजें सिखाई जाती है, बट उस चीज को कैसे अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो चीज हमें नहीं सिखाई जाती। क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, उसको नहीं पता होता कि हमने कितना हार्ड वर्क किया है, उस हमने कितने बार रिवाइज किया है। ओके, क्या हमने लाइक स्ट्रगल, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, उनको कुछ नहीं पता होता। उनको क्या दिखता है, सिर्फ आपका आंसर दिख रहा होता है जो आपने पेपर में लिखा रहता है। ठीक है, एंड ऑफ द डे सिर्फ वही मैटर करता है। तो हमें सिर्फ उसी को ही बेटर बनाना है, और वो कैसे बना सकते हैं? वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। कैसे वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए? सब लोग बोलते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, नीट होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आपका एक आंसर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लाइक देखते ही पता चले कि यस ये पॉइंट है, ठीक है, ये हेडिंग लिखी हुई है, इसके आगे इन्होंने डायग्राम बना रखा है। ये चीजें एग्जामिनर को क्लियरली दिखनी चाहिए, जिसकी वजह से ताकि वो उनको ना अपने पेपर के ऊपर टाइम ना स्पेंड करना पड़े, क्योंकि वो 2 से 3 मिनट स्पेंड करते हैं अपने पेपर पे, इससे ज्यादा वो नहीं करते। दूसरा, काफी सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। आप मेरी हैंड राइटिंग देख सकते हो, ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, कोई अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। ओके, तो हैंड राइटिंग से बहुत बुरी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आपकी बहुत अच्छी भी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने अगर नीटली लिखा है, दैट्स इनफ। ओके, तीसरी चीज, तो इससे क्या होगा, अगर ये चीजें आपने, अगर आपका वेल स्ट्रक्चर्ड है, प्लस अगर एवरेज हैंड राइटिंग भी है, ओके, अगर बहुत अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है तो, लेकिन अगर एवरेज है तो नीट होना चाहिए पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे स्क्रिबल कर रखा है, कहीं पे आपने क्रॉस लगाया हुआ है, लाइक अनऑर्गेनाइज सा पेपर नहीं दिखना चाहिए। ओके, इससे आप डेफिनेटली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, एक परफेक्ट आंसर लिखने का बेसिक फॉर्मेट क्या होगा? ओके, कोर एलिमेंट्स ऑफ एन आंसर, ये मेरी शॉर्ट्स वीडियो का एक स्नैपशॉट है, तो इसमें आप देख सकते हो, मैंने बताया था। कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कैची इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? या तो आप उसको डिफाइन करो। अगर सपोज आपसे पूछा है कि, अगर आपसे 6 मार्कर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेज पे जंप कर जाओगे, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन इट। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ओके, हेडिंग बनाओगे और उसको डिफाइन करोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दूसरी चीज आती है, मेन जो चीज होती है बॉडी। बॉडी में क्या लिखोगे? क्वेश्चन था ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो बॉडी में अपने कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ठीक है,
कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा नहीं है कि हम लोग पैराग्राफ में शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक नीचे एग्जाम्पल दिखाऊंगी, उसमें लिखा हुआ है कि आपको देख के खुद ही पता चलेगा कि यस ये वाला आंसर तो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। इससे दूसरा एक आंसर होगा, वो आपको देख के लगेगा कि यस ये तो बहुत ही लाइक इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, देख के लर्न भी हो जा रहा है साथ में। तो उस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज में हम लोग ऐसा करके एक डायग्राम भी बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर आप कोई भी 4 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हो या फिर 6 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हो या फिर अगर आप 3 मार्कर क्वेश्चन भी लिख रहे हो, कंक्लूजन इज मस्ट, ठीक है। कंक्लूजन उसमें होना ही चाहिए। अगर कंक्लूजन नहीं है तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो ये 3 चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कंक्लूजन कैसे बनाएं। हर एक का कंक्लूजन ही होता है। अब सपोज ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंक्लूजन है क्या बन सकता है आज के टाइम का, हम उसको करंट सिनेरियो से कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने अगर आंसर्स को बेटर बनाना है, अपने जो जनरल नॉलेज है उसको बेटर करना है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़ के रहो। ग्रीन रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं तो आप उसका फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन कैसे दे सकते हो। यही दे सकते हैं कि आज के टाइम पे जो तब था वो तो क्या था कि कुछ स्टेट्स में लिमिट होके रह गया था। आज के टाइम पे एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, बट किस तरीके से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जोड़ सकते हैं, है ना, जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो इस तरीके का हम कंक्लूजन बना सकते हैं। ओके, ठीक है। ये एक कोई भी परफेक्ट आंसर होता है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी एंड देन कंक्लूजन, अ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, ठीक है। अभी ना कुछ कॉपीज भी देखते हैं जो मैंने भी खुद से करी है, कुछ टॉपर कॉपीज भी देखते हैं जो सीबीएसई ने भी अपलोड करी है, और स्ट्रेटजी देखते हैं कि अलग अलग मार्कर क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है अपनी, ठीक है। फर्स्ट, 2 और 3 मार्कर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसमें हम अलग अलग से इंट्रो नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है अगर आपके पास टाइम ज्यादा बचा हुआ है, अगर पेपर लेंथी हो जाता है, अगर हम हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, अलग से इंट्रो नहीं दे सकते, हम थोड़ा सा लाइक बता सकते हैं, बट यूजुअली नहीं दे सकते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस में। इसमें क्या होता है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस करना रहता है, ठीक है। इसमें कंक्लूजन भी नहीं बनता है। ओके, 4 और 6 मार्कर क्वेश्चन में ये सारी चीजें बन सकती है। डिफरेंस क्या होता है इसके, जो इंट्रो एंड कंक्लूजन, ये थोड़े से हम लेंथी कर देते हैं। लेंथी कैसे, 4 मार्कर क्वेश्चन में हम सिर्फ 2 लाइन्स का लिखेंगे, ओके, और 6 मार्कर क्वेश्चन में हम 3 to 4 लाइन्स तक लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं पहले वाला। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आप लोग कर सकते हो। सी, एक क्वेश्चन है, पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, वाई। अब ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन में अगर हम इंट्रो डालें, इसको डिफाइन करें, अगर 2 मार्क्स में पूछा हुआ है तो ठीक है, तो लाइक नहीं बन सकता, हम वर्ड लिमिट भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। थोड़ी करना चलता है बट ये तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप 2 मार्कर क्वेश्चन भी 2 पेज का लिख रहे हो, आप 4 मार्कर क्वेश्चन भी 2 पेज का लिख रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है ना, अनऑर्गेनाइज्ड पेपर दिखने वाला आपका बहुत सा। कर सकते हैं, सी, पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, वाई। अभी ये में क्या हो रहा है हमें देखते ही पता चल रहा है। यस, 2 कारण थे, है ना, फॉलोइंग रीजंस, 2 कारण थे, लैंग्वेज एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान, है ना। इसको आगे अब ये लाइंस में डिफाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स में, ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर बाय वेस्ट पाकिस्तान ऑन ईस्ट पाकिस्तान एज अपोज टू देयर ओन बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ये हेडिंग से पता लग रहा है। यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। सी, जो अंडरलाइन करना, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बनाना, हेडिंग्स बनाना, सब हेडिंग्स बनाना, ये बेसिक चीजें होती है जो प्रैक्टिस के साथ आती हैं, ठीक है। और ये करने से आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप अपनी साइकोलॉजी भी देख सकते हो। आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, अगर ये दोनों पॉइंट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये वाला
ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं क्योंकि हमें राइटिंग फॉर्मेट नहीं सिखाया जाता यूजुअली स्कूल्स में। ठीक है, मुझे 10th में नहीं सिखाया गया था बट 12th तक मैंने सीख लिया था। तो 10th से बेटर मैंने 12th में स्कोर किया था और आंसर राइटिंग ही एक आई गेस रीजन था इसके पीछे। ओके, तो यस, इस तरीके से आप ये फॉर्मेट रख सकते हो। सी, आज की जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन ही है। आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें हम डिटेल में करेंगे कि एक इंट्रोडक्शन पे डिटेल्ड वीडियो आएगी, फिर एक बॉडी पे आएगी कि बॉडी में आप क्या मस्ट पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, फिर एक वीडियो सोलली कंक्लूजन्स पे आएगी कि एक अच्छा कंक्लूजन कैसे बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो ये हमें पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो ठीक है एग्जामिनर पढ़ेगा इसमें मार्क्स दे देगा बट इसमें उसको टाइम लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसमें देखते पता लग जा रहा है। बिलीव मी, एक एग्जामिनर आपके पेपर पे 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हैं, इतना ही टाइम होता है उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये स्ट्रेटजी किसके लिए? 4 और 6 मार्कर क्वेश्चंस के लिए है। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये 4 और 6 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। इसमें देखा, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिस्कस द 4 consequences ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। ठीक है, 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसके इसने कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। ठीक है, अभी देखो, या सॉरी, एक्चुअली इसमें वो नहीं है। यस, तो एक जो इन्होंने सीबीएसई के टॉपर की एक जो कॉपी अपलोड करी थी उसमें वो बच्चा क्या कर रहा है, डायरेक्टली ये कॉन्सिक्वेंसेस लिख दे रहे हैं चारों। वो मेथड भी ठीक है, शायद उनको उसमें भी फुल मार्क्स मिले, बट लॉन्गर रन में अगर पूरा पेपर अगर इवेल्युएट करे तो शायद हो सकता है आपको 3.5 मिल जाए। ठीक है, चारों के चारों पॉइंट्स मिले हैं तो हो सकता है आपका वो मार्क्स ना कट करे, बट ओवरऑल पेपर को वो आपका अच्छा नहीं दिखाएगा उतना जितना ये चीज अच्छी दिखा रही है। अब ये 4 मार्कर क्वेश्चन था। इसमें क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया कि जून 25 को इम्पोज करी थी इमरजेंसी, किसके ग्राउंड्स पे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे। तो ये हमने एक बेसिक किसके बारे में बता दिया है कि यस वी नो व्हाट इमरजेंसी इज। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस आगे एक्सप्लेन तो करने ही वाले हैं हम ये। ठीक है, उससे पहले हमने बता दिए यस ये कॉन्सिक्वेंसेस है और हमें इनका पता है। ठीक है, तो एग्जामिनर मोस्टली 90% ऑफ द टाइम ना ये चीज देख के ही नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये चीज देख के ही नंबर दे देते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट्स हमने लिखे कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, प्रेस पे सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी, पॉलिटिकल रिप्रेशन था, राइट, मास स्टेरिलाइजेशन किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे बट यस ये जो थे ये मेजर थे, इसीलिए हमने 4 पूछे थे, 4 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन आना चाहिए यहाँ पे। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है तो इसमें एक 1 और 2 लाइन्स का पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कंक्लूजन की ये जो इमरजेंसी था इसको डार्क पीरियड बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। अगर 6 मार्कर क्वेश्चन है उसमें क्या लिख सकते हैं कि यस इसको डार्क पीरियड बोला जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और इसी के बाद जो 1977 वाली जो जनता गवर्नमेंट आई थी। सी, क्वेश्चन को लिंक करो, एक चैप्टर तक लिमिटेड मत रखो, थोड़ा सा वाइडन करो इसके स्कोप को। कंक्लूजन में लिखो कि 1977 की तो जो जनता गवर्नमेंट आई थी उन्होंने फिर एक कमीशन सेटअप किया था जिसने इस टाइम पे जो भी लाइक वायलेशंस किए गए थे, ठीक है, जो भी एट्रोसिटीज की गई थी उन पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, है ना। वो कौन सा कमीशन इमरजेंसी के बाद आया था उसको कमेंट्स में आप लिख के मुझे बताओगे अगर आपने इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है, कमेंट बिलो। ठीक है, तो इस तरीके ये फॉर्मेट आप लोग रख सकते हो। सी, ये जो लेक्चर है इसकी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी अपने टेलीग्राम पे, स्टडी शास्त्रा नाम से, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप वहाँ पे इसका पीडीएफ देख लेना। ठीक है, अभी फाइनली जो कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है हमें, ठीक है, कि क्या हमें नहीं करना है। सी, एक तो ये तो वही चीज आ गई है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पूछे थे, तो ये यहाँ पे ये 4 मार्कर क्वेश्चन था। यस, बहुत अच्छा लिखा हुआ है
बट अगेन हमें देखना पड़ रहा है थोड़ा सा। अब ये हेडिंग्स है, बॉक्स बना दो यहाँ पे भी। ये वाली हेडिंग्स है, यहाँ पे भी बॉक्स बना दो। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर दो ग्लोबलाइजेशन क्या है। डेफिनेशन की कमी है यहाँ पे, राइट। एक बहुत अच्छा आंसर है, शायद इसमें फुल मार्क्स भी मिले हो बच्चे को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप अगर ऐसे भी लिखते हो, ये वाली चीज भी सिर्फ इंक्लूड करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स डेफिनेटली मिलते हैं। बट अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ थ्योरी लिखते जा रहे हो, कुछ अलग से प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें अपना कंक्लूजन मिसिंग है। ठीक है, तो यस, जो मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, राइटिंग इन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, हमेशा पॉइंट्स में लिखो। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स डेफिनेटली बनाओ। ठीक है। टू मच अंडरलाइनिंग, हमें यूजुअली स्कूल में सिखाया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करो। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे आंसर्स को पूरा अंडरलाइन किया रहता है, फिर एग्जामिनर क्या पढ़ेगा। इससे अच्छा मत करो, आपका पेपर क्राउडेड नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लटर्ड सा नहीं दिखेगा, तो इससे अच्छा मत करो। ओके, नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम और थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये जो जितनी भी चीजें हैं, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगी प्रैक्टिस में। ठीक है, तब तक नहीं सीखोगे। कम से कम भी 5 से 7 बार अगर आप ये चीजें करोगे तो जाके ही ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, I hope I have discussed or addressed all the points, and do let me know if you have any doubts in comments. And if you find this video helpful, do share it with your friends, do like it, okay, and subscribe my channel.